यूनिट कोई नहीं होती है। अनुपात जो होते हैं क्या होते हैं, उसकी कोई यूनिट नहीं होती है, सदैव ध्यान दीजिएगा। अनुपात का मतलब क्या होता है, ऊपर नीचे। तो जैसे आप जैसे कोण का मात्रक आप समझ रहे हैं, कोण इसे एंगल कहते हैं। और कोण बराबर क्या होता है, चाप बट्टा त्रिज्या होती है। क्या होती है, चाप बट्टा त्रिज्या। और इसी को किससे मापते हैं, तो चूंकि यहाँ पे मीटर जाता है और यहाँ पे मीटर आता है, तो इसको इसलिए यहाँ पे मीटर मीटर कैंसिल हो जाता है। क्या होती है, मीटर मीटर कैंसिल हो जाता है। तो इसी के कारण इसकी कोई यूनिट सामान्यता नहीं निकलती है। तो कोण को एक मात्रक यूनिट जो होते हैं, एक फंडामेंटल यूनिट होते हैं और दूसरा एक मूल मात्रक होते हैं और दूसरा सप्लीमेंट्री यूनिट्स होते हैं। क्या होते हैं, मात्रक मूलतः दो होते हैं, एक तरफ फंडामेंटल यूनिट होते हैं जिसमें 7 होते हैं, और दूसरा होते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट में 2 यूनिट्स आते हैं, एंगल और रेडियन और स्टेरेडियन। क्या होते हैं, कोण का मात्रक रेडियन होता है और स्टेरेडियन। सप्लीमेंट्री यूनिट्स की वहां आवश्यकता क्यों पड़ी, जैसे आपसे कहा जाए यह क्या है 75 है और यह क्या है 75 है, यदि दोनों में डिफरेंस करना हो तो क्या करेंगे, इसमें यदि आपसे पूछा जाए कौन न्यूमेरिकल वैल्यू है, कौन क्या होती है, कौन संख्यात्मक मान है, कौन गुणात्मक मान है, नहीं स्पष्ट कर पाएंगे, हो गया होगा ही नहीं। लेकिन इसी डिफरेंस को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पे क्या किया गया, एक यूनिट लगा दिया गया जिसे आप रेडियन कहते हैं। तो सप्लीमेंट्री यूनिट की बस यही आवश्यकता थी। क्यों लिया गया, क्योंकि संख्यात्मक मान गुणात्मक मान को संख्यात्मक मान से अलग रखने के लिए। ये सब सेकेंडरी मुद्दे होते हैं। तो इसीलिए मिक्सचर का कोई अनुपात का कोई यूनिट नहीं होता है। तो उस पर जाने दीजिए, यहां समझ लीजिए बस यही 2 चीजें। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है, एक प्रकार का यौगिक है, और यह मूलतः कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर तो बना होता है। लेकिन इसमें कार्बन और यह जो होते हैं सभी भोज्य पदार्थों में सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है, इतना पहले भी बताएं। इसके आगे देखिएगा, हमारे प्रकृति में हमारे मतलब जो कंपाउंड होते हैं, केमिस्ट्री में कंपाउंड होते हैं, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट होते हैं। और इसी कार्बोहाइड्रेट का एक फार्मूला होता है CnH2nOn होता है। क्या होता है, CnH2nOn होता है। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य फार्मूला क्या होता है, फार्मूला N। तो इसको आगे जब आप पढ़ेंगे तो एक शब्द आता है एल्केन आता है, एल्किन आता है और एल्काइन आता है, ठीक है। तो जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं वह एल्केन होते हैं। क्या होते हैं, एल्केन होते हैं। तो n बराबर क्या होता है, n को सामान्यतः रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, n बराबर नंबर ऑफ कार्बन एटम। क्या होते हैं, नंबर ऑफ कार्बन एटम। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 होती है और 4 जो भी हो सकती है। यानी संख्यात्मक मान जितने होते हैं सब इसकी वैल्यू हो सकती है। तो इसी को क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। यदि n की मान 1 रखेंगे, यदि n का मान 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, C1H2, 2 इंटू 1 2, और वो क्या होगा 1 होगा। यदि n बराबर 2 रखे तो क्या होगा, क्या होगा C2H4O2 होते हैं। n बराबर 3 रखे तो क्या होगा C3H6O3, और n बराबर 4 रखे तो C4H8 और O4। यह ऐसे चलता जाएगा, क्या होगा, ऐसे जैसे जैसे इसकी वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे या नंबर ऑफ कार्बन एटम की संख्या बढ़ती जाएगी। ठीक उसी प्रकार से यहां से जब आगे आप यूज करते हैं, जब आगे आप यूज करते हैं तो यहां पे देखिएगा कि n बराबर 4 हो गया, n बराबर 5 यदि रखेंगे तो क्या हो जाएगा C5H10O5 हो जाएगा। और n बराबर 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा C6H12O6। इसके पास जैसे जैसे संख्या बढ़ते जाएंगे अनंत इनफाइनाइट तक चलता जाएगा, जितनी संख्याएं होगी उतनी तक चलता जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यह सभी क्या होते हैं, यह भी कार्बोहाइड्रेट है, यह भी कार्बोहाइड्रेट, सभी कार्बोहाइड्रेट हैं। क्या है, सभी कार्बोहाइड्रेट हैं। इससे यदि आगे आप रखेंगे, यदि 7 रखेंगे तो क्या होगा C7H इतना और O7। इसी प्रकार से N20 रखेंगे, मान लीजिए N20 रखेंगे तो क्या होगा C20H40 और O20 हो जाएगा। तो यहां ध्यान देने की बात है कि ये सभी कार्बोहाइड्रेट हैं और ये सभी ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। लेकिन जो हमारी बॉडी होती है उसका एक निश्चित क्राइटेरिया होता है। हमारा शरीर या हमारी बॉडी जो होती है
सभी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट को एडॉप्ट नहीं कर पाती है, ग्रहण नहीं कर पाती है, ग्रहण करने का अभिप्राय है इसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, और केवल उन्हीं कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करती है जो हमारे को इसको एडॉप्ट कर सकती है। तो अर्थात हमारा जो शरीर होता है केवल इतने ही कार्बोहाइड्रेट को क्या कर सकता है, ग्रहण करने के लिए पर्याप्त होता है या इसी के लिए अनुकूलित होता है। इसके ऊपर के कार्बोहाइड्रेट को दिया जाए और नीचे के कार्बोहाइड्रेट को दिया जाए तो यह शरीर क्या हो गया, यह हार्मफुल होगा, ऊर्जा उत्पादन नहीं कर पाएगी। तो जो हमारा जो मूलतः कार्बोहाइड्रेट होता है जो ऊर्जा उत्पादन करने का कार्य करता है वह C5 और H6 होता है, यानी इसे पेंटोज शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, पंच कार्बनी शर्करा कहते हैं, और इसे क्या कहते हैं, हेक्सोज शुगर कहते हैं। और इसी का नाम क्या लिखते हैं आप लोग, क्या होते हैं, क्या होता है, ग्लूकोस होता है। क्या होता है, ग्लूकोस, GLUCOS, क्या होता है, इसी का नाम होता है ग्लूकोज होता है। तो और यही ऊर्जा उत्पादन करने का कार्य करती, इनका कोई योगदान नहीं, हालांकि इनका नामकरण होता है। जैसे इसमें डायोज होता है, ट्रायोज से शुरू होता है, ट्रायोस होता है, टेट्रोस होता है, पेंटोस होता है, हेक्सोज होता है, सेप्टोज होता है, ऑक्टेज, ऐसे ही चलता जाता है। लेकिन मूलतः हमारे शरीर में ऊर्जा उत्पादन करने का कार्य कौन करता है, दो ही प्रकार के कार्बोहाइड्रेट करते हैं। एक क्या होते हैं, पेंटोज शुगर होते हैं, और दूसरा हेक्सोज शुगर। तो पेंटोज शुगर जो होते हैं यह सभी ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करते हैं। यदि आप दोनों से पूछा जाए कि यह पेंटोज शुगर पाया कहां जाता है, यह पेंटोज शुगर पाया कहां जाता है, बताइए। यह पेंटोज शुगर होता है, यह हमारे शरीर के डीएनए व आरएनए में पाया जाता है। क्या होते हैं, डीएनए आरएनए में पाया जाता है। तो बस अभी इतना जानिए कि यह पेंटोज शुगर किस में पाया जाता है, डीएनए प्लस आरएनए, क्या होते हैं, आरएनए में पाया जाता है। डीएनए और आरएनए दोनों में, अभी इसको लिखिए ना, हम एक बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका क्या क्या बॉडी में यूज हो जाता है। तो जो डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। क्या होते हैं, डीएनए होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक होता है, आरएनए राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है। तो जब आप इसको आप एक्सप्लेन करेंगे कि डीएनए किसका किसका बना होता है, तो क्या होता है, एक पेंटोज शुगर होता है, दूसरा क्या होता है, फास्फोरिक एसिड होती है, और नाइट्रोजनस बेस होता है। क्या होता है, तो यही पेंटोज शुगर होता है। यहां पे देखिएगा जो डीएनए बना होता है क्या होता है, पेंटोज शुगर होता है। क्या होती है, पेंटोज शुगर होता है, शुगर होता है, प्लस फास्फोरिक अम्ल होता है। क्या होता है, फास्फोरिक एसिड, और प्लस क्या होता है, नाइट्रोजन बेस होते हैं। क्या होते हैं, नाइट्रोजन बेस होते हैं। तो यानी सामान्यतः कहा जाए तो यह शुगर कहाँ पे पाया जाता है, डीएनए या आरएनए में पाया जाता है। तो अब यहां से देखिएगा कि इतनी चीजें जब आती हैं आपको, सत्रह, तो यही कार्बोहाइड्रेट होता है, और यह हमारे भोजन का मुख्य भोज्य पदार्थ होता है। अब यहां से आप आगे देखेंगे कि हमारे प्रकृति में कार्बोहाइड्रेट का स्रोत क्या होता है। एक चीज और देख लीजिए, यह कार्बन हाइड्रोजन के से मिलकर तो बना होता है, लेकिन क्या होता है, इसके अतिरिक्त अन्य समूह भी पाए जाते हैं। क्या होते हैं, जैसे कीटो ग्रुप होता है, वो चीजें आपको नहीं समझ में आएगी। कीटो ग्रुप का मतलब होता है कि यह क्या होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, यहाँ आर एल्किल समूह होता है। क्या होता है, एल्किलिक समूह होता है। एल्डिहाइड ग्रुप होता है, क्या होते हैं, CHO होता है। इसके साथ जुड़े होते हैं वह जटिल कार्बनिक यौगिक हो जाते हैं, और इसके बाद से क्या होते हैं, कीटो हो जाते हैं, एल्डिहाइड हो जाते हैं, और क्या होते हैं, इसके साथ कुछ कार्बोहाइड्रेट में नाइट्रोजन, सल्फर व फास्फोरस भी पाए जाते हैं। लेकिन यहां तक आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस इतना जानिए कि हमारे भोजन, हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक कार्बोहाइड्रेट होता है C5 होता है और H6 होता है। इतनी चीजें कंफर्म हो गई, और इसका भी यूज हम बताएंगे। और यहां से देखिए, लिख लीजिए पहले कार्बोहाइड्रेट में, देखिए जो डीएनए होता है वह अभी तो यहाँ बताए थे कि पेंटोज शुगर, फास्फोरिक अम्ल और नाइट्रोजन बेस से मिलकर बना होता है, डीएनए हो गया। आरएनए में भी पाया जाता है, जैसे हमने लिखा था ना कि डीएनए में पेंटोज शुगर, ये पेंटोज शुगर होता है, फास्फोरिक एसिड होता है, और नाइट्रोजन बेस होता है।
तो इसमें भी क्या होता है, पेंटोस शुगर होता है, फास्फोरिक एसिड होता है, नाइट्रोजन बेस होता है, इस दोनों में पाया जाता है, डीएनए और आरएनए दोनों में पाया जाता है। सेल बताएंगे तो हम इन चीजों को, जब जीन बताएंगे तो वहां पे हम बता देंगे। तो इसमें लिख लीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट में ऐसे यौगिक जो कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के एक निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है। ऐसे यौगिक, ऐसे यौगिक जो कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के, कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के एक निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है, बनता है, उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, उसे कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। पैरा चेंज करके लिखिएगा। इसमें कार्बन, कार्बन इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात, कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात क्रमशः, क्रमशः 1:2:1 होता है। अनुपात 1:2:1 होता है, 1 होता है। नेक्स्ट पॉइंट से लिखिएगा, ये पॉइंट लिख लीजिएगा, यहां कार्बन लिख दीजिएगा, कार्बन को सी से, कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रेशियो होता है, रेशियो होता है। इतना हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र, कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र CnH2nO होता है, जहां n बराबर कार्बन परमाणुओं की संख्या, कार्बन परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम। इस चीज को यहीं तक रहने दीजिए, अभी जब क्लासिफिकेशन करेंगे तो इसका डिटेल हम लिख नोट कराएंगे, जैसे मोनोसेक्राइड, ऑलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। तो इतना ध्यान दीजिएगा, इस फार्मूले को, इसका ना, इस चीज को पहचानते हैं, जो केमिस्ट्री पढ़े होंगे पहचान लेंगे। ये क्या होता है, बेंजीन होता है। तो इसमें क्या होता है, प्रत्येक सिरे पर इसका मतलब होता है कि यहाँ भी हाइड्रोजन लगा हुआ है, सी के साथ एच लगा हुआ है और सी के साथ एच लगा हुआ है, क्या होता है, एक सभी कार्बन होते हैं। तो इनकी उसमें कंडीशंस होती है, या तो इसको ऐसे लिखा जाता है, अभी इसको आगे हम बताएंगे। ये जो कार्बन, हाइड्रोजन होता है, ये इसी का नाम होता है बेंजीन होता है। और बेंजीन क्या होता है, एक प्रकार का एरोमेटिक यौगिक होता है। क्या होता है, एरोमेटिक यौगिक होता है। कहीं कहीं किताबों में ऐसे गोला बना दिया जाता है, ठीक है, लेकिन इसको आगे हम बताएंगे, अभी बस एक थोड़ा सा इंडिकेशन दे रहे हैं इसका यूज कैसे होता है। ये जो होता है, कहीं कहीं एक बॉन्ड सिंगल, एक को छोड़ के एक पर लगा दिया जाता है, ये भी क्या होते हैं, बेंजीन होते हैं। और कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, सॉरी कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। मैंने बताया था शुरू में कि जो वसा विटामिन होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, लिपिड होता है, ये सभी क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं, ठीक है। अब इसी के बाद से यह कार्बोहाइड्रेट का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा रहा। अब कार्बोहाइड्रेट आता कहां से है, ये चीजें होती है। किसी भी चीज को पढ़िए तो उसके सोर्सेज को ध्यान जानने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो इसी में लिख लीजिएगा, प्रकृति में कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, हेडिंग डाल लीजिएगा, नेचुरल सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट। प्रकृति में कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, प्रकृति में कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, कार्बोहाइड्रेट,
कार्बोहाइड्रेट के स्रोत, इसी को इंग्लिश में नेचुरल सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, नेचुरल सोर्सेज, SOURCES, सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट। तो इस प्रकृति में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत क्या है? आलू तो है, कोई डाउट नहीं है। ये तो बनता है ना, ये तो प्रोडक्शन है। नेचुरल सोर्सेज, प्राकृतिक स्रोत, तो ये तो इनके स्रोत हो गए, जैसे आलू हुआ, ये सब सारी गन्ना हुए, इनके स्रोत से बनता कैसे? सोर्सेज का मतलब होता है इसकी ओरिजिन। इस शब्द को जब भी कहीं भी आए, नेचुरल सोर्सेज का मतलब होता है ओरिजिन। ओरिजिन मतलब होता है उत्पत्ति। यानी आलू तो बनता है, कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन ये कैसे बनता है ये भी तो आपको जानने की जरूरत है। तो इस पे ध्यान दीजिएगा कि इस प्रकृति में यदि आपसे सोर्सेज पूछा जाए, तो इस प्रकृति में कार्बोहाइड्रेट के जो मुख्य स्रोत होते हैं, हरे पौधे, सभी हरे पौधे होते हैं। शुरू की क्लास में हमने बताया था, पहली क्लास में भी मैंने बताया था कि इस प्रकृति में कार्बोहाइड्रेट के जो मुख्य स्रोत होते हैं, सभी हरे पादप, ऑल ग्रीन प्लांट व नीले हरे शैवाल, क्या होते हैं? नीले हरे शैवाल। और कुछ जो होते हैं बैक्टीरिया होते हैं, बहुत, जैसे साइनो बैक्टीरिया होते हैं, नाम नहीं आप सुने होंगे। तो इस प्रकृति में कार्बोहाइड्रेट के जो मुख्य स्रोत होते हैं, सभी हरे पादप, नीले हरे शैवाल यानी ब्लू ग्रीन एल्गी व साइनो बैक्टीरिया होते हैं। इसके अलावा यह जो होते हैं, तीनों होते हैं, सभी हरे पादप, ये निर्माण कैसे करते हैं? तो ध्यान दीजिए, बहुत कॉमन इस पे रेफरेंस है कि जितने भी हरे पौधे होते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पाए जाते हैं। अर्थात जितने भी हरे पौधे होते हैं सूर्य के प्रकाश को ग्रहण करते हैं और क्या करते हैं? वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और भूमि से क्या करते हैं? खनिज लवण एवं जल का अवशोषण करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, जितने भी हरे पौधे होते हैं, अभी लिखिएगा ना, वायुमंडल से क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, और भूमि से क्या करते हैं? खनिज लवण एवं जल, भूमि से खनिज लवण एवं जल का अवशोषण करते हैं। और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यानी जो सनलाइट होता है, सनलाइट, सनलाइट होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं सनलाइट में। और पौधों में एक विशेष प्रकार का पिगमेंट पाया जाता है, पत्तियों में एक प्रकार का लवक पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? हरित लवक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हरित लवक कहते हैं, हरित लवक। और इसी को क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल कहते हैं। और इसी से क्या होता है? भोजन का निर्माण होता है। और निर्मित भोज्य पदार्थ क्या होता है? C6H12O6 प्लस O2 प्लस क्या होता है? जल बनता है। क्या होता है? जल बनता है। और प्लस ऊर्जा, एनर्जी बनती है। क्या होती है? एनर्जी बनती है। और यह एनर्जी क्या होती है? 673 किलो किलो कैलोरी होती है। क्या होती है? किलो कैलोरी होती है। अर्थात जो सभी हरे पौधे, अभी इसको लिखिए ना, मैं बता रहा हूं कब लिखना है, पहले इसको ध्यान दीजिए, पूरा टॉपिक इसी पर रिलेटेड ही है। ये कैसे आपको इसके सोर्सेज आपको पता हो जाएगा, तो आपको सोर्सेज याद करने की जरूरत नहीं होगी। तो अब यहां से देखिएगा, यह वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब इतना आपको पता हुआ है कि इस प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड कहां से प्राप्त होती है। इस प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड कहां से मिलता है? दो ही सोर्सेज होते हैं इस प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड के। एक जीवों के रिस्पायरेशन से, क्या होती है? जब आप सांस को छोड़ते हैं वहां से होती है। और जो दूसरा सोर्सेज होते हैं फ्यूल के जलने से। फ्यूल का मतलब होता है लकड़ी, कोयला, डीजल, पेट्रोल, जितनी भी आप चीजें होती हैं, यही दो सोर्सेज होते हैं। जैसे आप कोई भी प्रोटेक्शन का आप देख लीजिए, 2 पॉइंट बेसिक होते हैं, पशुओं के शोषण से कार्बन डाइऑक्साइड आती है और ईंधन के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड प्रकृति में आती है, और इसका निश्चित संतुलन बना रहता है। ठीक है। तो और दूसरा क्या होता है? जल होता है। और जल पौधे कैसे ग्रहण करते हैं? अब गिलास से तो पीते नहीं है, पौधे कैसे ग्रहण करते हैं? यहाँ पे देख लीजिएगा, पौधे जो होते हैं, पौधे हरे रंग के तो होते हैं। और पौधे के 3 भाग होते हैं, जिस प्रकार से मनुष्य के 3 भाग होते हैं उसी प्रकार से पौधे के भी 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जड़ होता है, तना होता है और पत्ती होती है। क्या होता है? जड़ होता है, तना होती है और पत्ती होती है। यानी यह पौधों के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। और यह कंडीशंस होती है, यह पौधे के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, सदैव ध्यान दीजिए।
और ऐसे पत्तियों का रंग होता है, और पौधे की पत्तियों का अधिकांश रंग क्या होता है, पीला हरा होता है। क्या होता है, हरा होता है। और इसी पौधों में दो प्रकार की, जैसे आप ब्लड वेसल्स पढ़ चुके हैं, हमारे शरीर में नलिकाएं होती हैं, एक को क्या कहते हैं, धमनी कहते हैं, दूसरे को शिरा कहते हैं। तो यह जो होता है उसी प्रकार से पौधों में भी दो नलिकाएं होती हैं, एक का नाम होता है जाइलम। क्या होता है, जाइलम जो होता है भूमि से खनिज लवण एवं जल का अवशोषण करके क्या करता है, पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। यही यही जो पौधे के सोर्सेज होते हैं, इसी का नाम होता है जाइलम। जाइलम, जाइलम होता है। और इसका कार्य देखिएगा, इसको एरो से बना दे रहे हैं, यह क्या करता है, भूमि से खनिज लवण एवं जल का अवशोषण करता है। और इसी में पत्तियों में निर्मित भोज्य पदार्थ का क्या होता है, इसी पत्तियों में निर्मित भोज्य पदार्थ क्या होता है, इसका नाम क्या है, इसका नाम होता है मंड। इसी का नाम होता है मंड, होता है स्टार्च होता है, स्टार्च होता है। यही क्या होता है, स्टार्च होता है। तो शुरू के क्लास में ही मैंने बताया था कि जंतुओं में संचित होने वाला भोज्य पदार्थ ग्लाइकोजन होता है, और जो पौधों में संचित होने वाला है, निर्मित होने वाला भोज्य पदार्थ क्या होता है, मंड या स्टार्च होता है। क्या होता है, यही मंड या स्टार्च होता है। और इसी मंड को पौधे के विभिन्न भागों में, इसमें निर्मित भोज्य पदार्थ क्या होता है, मंड होता है, स्टार्च होता है, स्टार्च होता है। और इसी निर्मित भोज्य पदार्थ को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाने के लिए एक दूसरी नलिका होती है, जिसका नाम क्या होता है, फ्लोएम होता है। और यह फ्लोएम होता है जो शरीर के पौधे के विभिन्न भागों में पाई जाती है। और यहीं पे क्या होती है, यहीं पे बहुत सारे जड़ होते हैं। क्या होते हैं, या जड़ होते हैं। इसी को रूट का, पौधे के तीन भाग होते हैं जो जमीन के नीचे पाए जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं, रूट कहते हैं, इसी को जड़ कहते हैं। इसी को, और ये क्या होती है, तना होती है और पत्ती होती है। तो इसका जो मुख्य कार्य होता है, इसी का नाम क्या होता है, इसी का नाम होता है फ्लोएम। क्या होता है, फ्लोएम होता है। और इसका मुख्य कार्य, इस पे एरो देखिएगा, क्या करता है, या इसका मुख्य कार्य पत्तियों से निर्मित भोज्य पदार्थ को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाना होता है। सेम कार्य जैसे आर्टरी और वेन का होता है, सेम वही ये भी कार्य करता है, इसलिए दोनों की तुलना एक तरह से की जाती है। तो यही निर्मित भोज्य पदार्थ मंड या स्टार्च होता है। और पौधे की शुरू की क्लास में भी बताए थे कि एक प्रकार का पौधों में पिगमेंट पाया जाता, लवक पाया जाता है। और लवक कितने प्रकार के होते हैं, प्लास्टिड। कितने लोग पहली क्लास में थे, लवक तीन प्रकार के होते हैं, एक इसे प्लास्टिड कहते हैं। लवक को तीन प्रकार होते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक होते हैं प्लास्टिड, प्लास्टिक नहीं प्लास्टिड होता है, इसे लवक कहते हैं। यह लवक तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, अवर्णीय होते हैं, अवर्णीय लवक होते हैं, दूसरा होते हैं वर्णीय लवक होते हैं, और तीसरा होते हैं हरित लवक। तो इसे ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, ल्यूकोप्लास्ट के नाम से जानते हैं। और इसे क्रोमोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट के नाम से इसको हम जानते हैं। और ये तीसरा क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो अवर्णीय लवक पौधे के क्या होते हैं, ऐसे भागों में पाए जाते हैं जहां पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता है। इतना स्पष्ट हो गया कि अवर्णीय लवक पौधे की भूमिगत, पौधे की जड़ों और भूमिगत तने में पाए जाते हैं। जड़ तो जमीन में होती ही है, कुछ भूमिगत तने होते हैं। क्या होते हैं, आलू, मूली, गाजर, ये सब क्या होते हैं, तना होता है। तो सॉरी, जड़ होता है। क्या होते हैं, जड़ के अंतर्गत आलू तना होता है, सॉरी, क्या होते हैं, तना होते हैं। इसीलिए भूमिगत जड़ में तो पाए जाते हैं, और भूमिगत तना क्या होते हैं, भूमि को इंग्लिश में टेरेस्ट्रियल कहते हैं। क्या कहते हैं, टेरेस्ट्रियल स्टीम में पाए जाते हैं। तो यह क्या होते हैं, अवर्णीय लवक ऐसी चीजों में पाए जाते हैं। इसका रंग पौधों में क्या होता है, पुष्प, पत्तियों एवं फलों के रंग को निर्धारित करना होता है। यहाँ मेन पर्पज है क्या होता है, हरित लवक। इसको स्पष्ट कर लीजिएगा, यह क्लोरोप्लास्ट से क्लोरोफिल कब हो जाता है। यहाँ अंतर करने की जरूरत होती है कि जब यही हरित लवक, ध्यान दीजिएगा, यही तो बात होती है, यही हरित लवक जब पौधे के क्या होते हैं विभिन्न, इसी हरित लवक के कारण पौधों का समस्त रंग हरा होता है। पौधे हरे क्यों होते हैं, इसी हरित लवक के कारण, क्लोरोप्लास्ट के कारण। जब यही हरित लवक पौधे की पत्तियों में पाया जाता है तो इसी का नाम क्या दिया जाता है, पर्णहरित दे दिया जाता है। क्या होते हैं, पर्णहरित, क्लोरोफिल के नाम से दे दिया जाता है। तो आपको बस इतना जानने की जरूरत है, जब यही हरित लवक पौधे की पत्तियों में पाया जाता है वह पर्णहरित होता है।
और इसी पूरी प्रक्रिया का नाम होता है, जिस प्रक्रिया से पौधे अपने कार्बोहाइड्रेट या मंड का निर्माण करते हैं, उसी पूरी प्रक्रिया का नाम क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। नाम सुने? इसी पूरी प्रक्रिया का नाम होता है प्रकाश संश्लेषण। इसी पूरी प्रक्रिया का नाम होता है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। यहां पे लिखते रहे, इसी पूरी प्रक्रिया का नाम होता है प्रकाश संश्लेषण। संश्लेषण, इसी को इंग्लिश में फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस, सिंथेसिस के नाम से जानते हैं। और यह पूरी प्रक्रिया क्या होती है? इसी समीकरण को बैलेंस कर दिया जाता है। क्या हो जाएगा? 6CO2 और ये क्या हो जाएगा? 12H2O और ये क्या होता है? 6O2 और 6H2O होता है। क्या होता है? 6O2 और 6H2 होता है। तो इसका मतलब होता है कार्बन 6 है और ऑक्सीजन क्या होगा? 12 होगा। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे 12 है। क्या 6 × 2 = 12 और 12 = 24 हो जाएगा ना। ऑक्सीजन यहाँ पे भी 12 हो जाएगा, 12 ऑक्सीजन और यहाँ पे 12, 24 हो जाएगा ना। तो इसी प्रकार से समीकरण बैलेंस हो जाता है और इसी पूरी प्रक्रिया का नाम होता है प्रकाश संश्लेषण। तो यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि पौधे भोजन का निर्माण किस प्रक्रिया के अंतर्गत करते हैं? फोटोसिंथेसिस के अंतर्गत करते हैं। और फोटोसिंथेसिस की क्रिया कहाँ होती है? पौधे की पत्तियों में होती है। क्या होती है? पौधे की पत्तियों में होती है। और पत्तियों का जो रंग होता है, क्या होता है? पत्तियों का जो रंग होता है कैसा होता है? हरा होता है। अधिकांश पत्तियों का रंग कैसे होता है? हरा होता है। और पौधे की अधिकांश पत्तियों का आकार करीब मिलता जुलता है। कुछ इसमें बेसिक क्लासिफिकेशन को छोड़ दिया जाए तो यह पौधे की पत्तियां होती हैं। और पत्तियों में क्या होते हैं? पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन पौधे की पत्तियों में छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन्हीं छिद्रों को क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। इन्हीं छिद्रों को रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। रंध्र या स्टोमेटा, स्टोमेटा के नाम से जानते हैं। और यह रंध्र एक विशेष प्रकार के पोर होते हैं, छिद्र होते हैं। यह रंध्र कब खुलते हैं और कब बंद होते हैं? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। क्या होता है? जैसे ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है, इनका आकार ऐसे होता है। क्या होता है? इसी में बहुत सारी सेल्स पाई जाती हैं और जब इन पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो ये पत्तियां, रंध्र क्या होते हैं? खुल जाते हैं। तो दो चीजें, जब पौधे यहां से जल का अवशोषण करते हैं, जल को ग्रहण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अवशोषण। क्या कहते हैं? अवशोषण। इसी को एब्जॉर्बेशन, ABSORPTI1, इसी को एब्जॉर्बेशन कहते हैं। लेकिन जैसे पत्तियों से जल निकलता है, उसी को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन। उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पोत्सर्जन के नाम से जानते हैं। तो यही कारण होते हैं कि यहां से जल निकलता है। थोड़ा सा और इस पे देख लीजिएगा। जैसे बताए थे कि मनुष्य के रुधिर का रंग लाल होता है, किसके कारण? हीमोग्लोबिन में फेरस आयन के कारण। हीमोग्लोबिन में एक आयन पाया जाता है जिसका नाम होता है Fe+2 आयन होता है, उसी के कारण लाल होता है। तो पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है? क्लोरोफिल तो होता ही है। इसी में एक आयन होता है जिसका नाम होता है मैग्नीशियम आयन होता है। क्या होता है? यही मैग्नीशियम आयन होता है। तो ध्यान दीजिएगा एक चीज, दोनों में कॉमन, पौधे और प्राणियों में क्या कॉमन? रुधिर में, मनुष्य के रुधिर में क्या कॉमन है? कि यदि ब्लड से आयरन को निकाल दिया जाए और पत्तियों से हीमोग्लोबिन को निकाल दिया, सॉरी मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को निकाल दिया जाए। किसको निकाल दिया जाए? मैग्नीशियम को निकाल दिया जाए। तो दोनों का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है वह सेम होता है। क्या होता है? सेम होता है। अंतर क्या होता है? वह एफियन के कारण लाल हो जाता है या हरा हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि पत्तियों का रंग हरा होने का मुख्य कारण, क्लोरोफिल तो पाया जाता है, लेकिन क्या होता है उसमें? किसके कारण होता है? यही मैग्नीशियम आयन के कारण इनका रंग क्या होता है? हरा होता है। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है। रंध्रों के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया किस पर निर्भर करती है? इसी मैग्नीशियम आयन पर निर्भर करती है। तो इसी पूरी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। तो इसीलिए क्वेश्चन बन जाता है कि पौधों में निर्मित होने वाला या संचित होने वाला भोज्य पदार्थ क्या होता है? मंड या स्टार्च होता है। आगे जब आप पढ़ेंगे तो एक शब्द होता है ऑक्सीकरण और अपचयन। या टेट और पेटोट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण वह कौन सी प्रक्रिया होती है जो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों का एग्जाम्पल होता है? तो यही प्रकाश संश्लेषण होता है। यह बायोसिंथेसिस केमिकल रिएक्शन का मतलब
बायोसिंथेसिस केमिकल रिएक्शन का सबसे अच्छा उदाहरण होता है, यानी प्रकाश जैव प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का सबसे अच्छा उदाहरण होता है। तो इसमें किसका ऑक्सीकरण होता है और किसका अपचयन होता है? तो इसमें क्या होता है, इसमें किसका ऑक्सीकरण होता है? इसका। अब यहां से देखिएगा, जल का क्या होता है, जल का इसमें ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? इसका ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण। इसी को ऑक्सीडेशन कहते हैं, ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। और किसका अपचयन होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन, इसी को अपचयन रिडक्शन कहते हैं। इस कार्बन डाइऑक्साइड का किस में अपचयन होता है? स्टार्च में, इसी का नाम होता है अपचयन। अपचयन होता है, रिडक्शन होता है। तो इसीलिए बायोसिंथेसिस नाम दिया गया है, इस अभिक्रिया का नाम क्या दिया गया? बायोसिंथेसिस केमिकल रिएक्शन होता है। जो हमारी केमिस्ट्री होती है, देखिए कुछ सब्जेक्टों का रोल होता है वो हर जगह यूज होते हैं। जैसे केमिस्ट्री के बिना तो जीवन का संभव नहीं है, बहुत सारी चीजें होती है, सब परिभाषा सब सब्जेक्टों पे लागू होती है। लेकिन जो हमारे 90% जो अभिक्रियाएं होती हैं वह केमिकल रिएक्शन ही से मतलब संभव होता है, जो उपापचय मेटाबॉलिज्म होते हैं। तो इसमें लिख लीजिएगा, इसमें कुछ लिखे हैं, लिख लीजिएगा। इस प्रकृति में कार्बोहाइड्रेट के प्राकृतिक स्रोत, इस प्रकृति में कार्बोहाइड्रेट के प्राकृतिक स्रोत, कार्बोहाइड्रेट के प्राकृतिक स्रोत, प्राकृतिक स्रोत सभी हरे पादप, सभी हरे पादप, सभी हरे पादप, नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी, कामा साइनोबैक्टीरिया, सभी हरे पादप, ऑल ग्रीन प्लांट, कामा नीले हरे शैवाल, कामा साइनोबैक्टीरिया, नो अलग होता है, वो अलग चीजें होती हैं। देखिए साइन, इस पृथ्वी पर सबसे सफलतम जीवधारियों का जो समूह होता है वो साइनोबैक्टीरिया होते हैं। ब्लू ब्लू ग्रीन जो एल्गी होता है, जैसे आप ग्राउंड में देखते हैं या बरसात के दिनों में आप देखते हैं कि जमीन हरी हो जाती है, उसी को कहते हैं, वही एल्गी होता है, वही एल्गी होती है। ठीक है, और ये लिख लीजिए, तो बता रहा हूँ, इस सेंटेंस को लिख लीजिए, अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं। नीले हरे शैवाल वो साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, कामा वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड व भूमि से, भूमि से खनिज लवण एवं जल, भूमि से खनिज लवण एवं जल का अवशोषण करके पौधे की पत्ती में, पत्ती में, पत्ती में क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा सभी हरे पौधे, सभी हरे पौधे, हरे पौधे अपने भोजन, अपने भोजन मंड या स्टार्च, भोजन मंड या स्टार्च का निर्माण करते हैं, मंड या स्टार्च का निर्माण करते हैं। यही मंड या स्टार्च, यही मंड या स्टार्च सभी पौधों में,
निर्मित होने वाला अथवा संचित होने वाला भोज्य पदार्थ होता है। निर्मित होने वाला अथवा संचित होने वाला भोज्य पदार्थ होता है। संचित होने वाला भोज्य पदार्थ होता है। अतः अतः इस पूरी प्रक्रिया को अतः इस पूरी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण अतः इस पूरी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसी प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस कहते हैं। कहते हैं। अब यह समीकरण लिख लीजिएगा आप लोग। इस समीकरण को पूरा सावधान लाइन में लिख लीजिएगा, जैसे मैं लिखा हूं ऐसे सीक्वेंस में करके। ये आगे एक लाइन में होना चाहिए, तो स्पेस होने कम होने की वजह से यहाँ पे ऊर्जा लिख लीजिएगा एक समीकरण, और ऐसे बना लीजिएगा। इसमें ये एरो के ऊपर लिख लीजिएगा सनलाइट और क्लोरोफिल। हो गया। सबका हो गया। और ध्यान दीजिएगा, जब आप इन्वायरमेंट आप पढ़ेंगे, पूरा इन्वायरमेंट इसी पैटर्न पर आधारित है। पर्यावरण जब आप पढ़ेंगे तो ये पूरा पर्यावरण में पहला एक कंडीशंस होता है, थोड़ा सा उसका क्लासिफिकेशन करके जैविक और अजैविक को डिवाइड करके बायोटिक और एबायोटिक। जैविक का मतलब होता है प्रकृति में पाए जाने वाले, जिसमें जीवन उपस्थित होता है, उसे जैविक घटक कहते हैं। जैविक घटक के अंतर्गत दो चीजें आती हैं, पौधे होते हैं और जीव होते हैं। अजैविक घटक यानी एबायोटिक कंपोनेंट के अंतर्गत, जिसमें जीवन नहीं होता है। तो अजैविक घटक के अंतर्गत क्या होता है? प्रकाश, ताप, जल, वर्षा, आंधी, तूफान, मिट्टी, ये सब क्या होती हैं? अजैविक घटक होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। तो इसी के बाद से ये कंडीशंस होती है। यहाँ पे पूरे जो फोटोसिंथेसिस से क्वेश्चन, जैसे सामान्यतः क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधे किस गैस का उपयोग करते हैं? किसको निकालते हैं? देखिए कितना क्वेश्चन बनता है, ऑक्सीजन को निकालते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन से ऐसी चीज होती है जिसके प्रकाश संश्लेषण में कौन सा ऐसा पदार्थ या सब्सटेंस होता है या कंपोनेंट्स होता है जिसका पौधा उपभोग भी करते हैं, यानी ग्रहण भी करते हैं, उसको निकालते भी हैं? H2O। निर्मित होने वाली प्रक्रिया क्या होती है? निर्मित होने वाली ऊर्जा, इतनी ऊर्जा होती है। तो यह किलो कैलोरी होती है। और इसी का आगे सीक्वेंस में बढ़ता जाता है, शाकाहारियों से मांसाहारियों में, मांसाहारियों से इसमें सर्वाहारियों में चला जाता है। ये तो मैंने बता दिए कि कार्बोहाइड्रेट के नेचुरल सोर्सेज क्या होते हैं, प्राकृतिक स्रोत क्या होते हैं। अब इसी के बाद से आता है कि कार्बोहाइड्रेट के आर्टिफिशियल स्रोत, कृत्रिम स्रोत क्या होते हैं। और कृत्रिम स्रोत के अंतर्गत जो आपने बताया है, आलू, मक्का, चावल, ये सब क्या होते हैं? आर्टिफिशियल स्रोत होते हैं। लिख लीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट के कृत्रिम स्रोत। कार्बोहाइड्रेट के कृत्रिम स्रोत। कार्बोहाइड्रेट के कृत्रिम स्रोत। कार्बोहाइड्रेट के कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट के कृत्रिम स्रोत। कृत्रिम स्रोत। स्रोत, आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कृत्रिम स्रोत। और इसमें क्या होते हैं? सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट किसमें पाया जाता है? गुड़ में, केला में, सब में क्या होते हैं? इसमें सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है।
इसके बाद से फलों में पाया जाता है, शहद में पाया जाता है, चावल में पाया जाता है, आलू में पाया जाता है। ये सभी क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें लिखिएगा, इस इसको लिखा लीजिए, अभी हम बता रहे हैं कि इस प्रकृति में कार्बोहाइड्रेट के कृत्रिम स्रोत आलू, आलू, गुड़, केला, 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 चावल, चावल, फलों आदि में पाया जाता है, फलों आदि में पाया जाता है, आदि में पाया जाता है। तो यह सब क्या होते हैं? आर्टिफिशियली रूप से हम लेते हैं, क्या आते हैं? जिसको हम ग्रहण करते हैं। क्योंकि इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य भोजन का निर्माण नहीं कर पाता, केवल इसका उपभोग करता है, इसीलिए इसे उपभोक्ता या कंज्यूमर कहते हैं। तो यह कंडीशंस हो जाती है। और सबसे अधिक की बात की जाए तो सबसे अधिक क्या होता है? गुड़ के बाद से केला होता है, आलू होती है, चावल होता है, इसमें भी कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। इसी के कारण जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनको आलू, चावल, गुड़ खाने की मना कर दिया जाता है। ठीक है, तो यह कंडीशंस होती है। अब यहां से आता है कि कार्बो और सभी भोज्य पदार्थों में ऊर्जा प्रदान करने के लिए सब व्यक्ति कार्बोहाइड्रेट से कितनी ऊर्जा मिलती है? 4.2 किलो कैलोरी मिलती है। शुरू में बताया था कि सबसे अधिक ऊर्जा वसा से मिलती है, लेकिन सबसे अधिक उसके बाद से क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। और कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करने के बाद 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। और यही कार्बोहाइड्रेट जो होता है, जिसको ग्रहण करने के बाद से व्यक्ति को पाचन की आवश्यकता नहीं होती है। क्या होती है? पाचन की आवश्यकता नहीं होती है। कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करने के बाद पाचन की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आप मीठा खाते हैं, एग्जाम्पल के रूप में, जैसे आप मीठा खाते हैं, व्यक्ति को तुरंत एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि वह स्टमक में ब्लॉक नहीं होता है, सीधे कहाँ पे चला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल से सीधे वह डाइजेस्ट हो जाता है। तो यह कंडीशंस होती है। अब इसके बाद से एक कहीं नोट कर लीजिएगा कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, नोट कर लीजिएगा इसी के नीचे है, इसे नोट डाल के, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, ग्राम कार्बोहाइड्रेट से, कार्बोहाइड्रेट हाइड्रेट से 4.2 किलो कैलोरी, 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। उसी के नीचे एक दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा, इसमें नोट कर लीजिएगा। जबकि 1 ग्राम फैट से, 1 ग्राम, 1 ग्राम फैट से, ग्राम फैट यानी वसा, वसा से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 9.3 किलो कैलोरी, 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन शरीर को तुरंत ऊर्जा देने वाला भोज्य पदार्थ यह होता है, और यह वसा जो होती है सबसे अधिक ऊर्जा देती है। तो यह वसा जो होती है, जो हम फैट ग्रहण करते हैं, ध्यान दीजिएगा, उसमें एक पित्त रस, बाइल जूस होता है। बाइल जूस निकलता कहाँ से है? लीवर से, लीवर से बनता है, और स्टोरेज गॉल ब्लैडर में होता है। गॉल ब्लैडर से सीधे क्या होता है? पित्त वाहिनी नली के द्वारा सीधे कहाँ पे आता है? सीधे किस में आता है? बाइल जूस किस में आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। क्या होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जो ड्यूडेनम ग्रहणी होती है वहां पे आता है। तो पित्त रस जो होता है वसा का इमल्सिफिकेशन करता है, पायसीकरण करता है। पायसीकरण का अभिप्राय होता है कि जैसे जल में फैट को डालते हैं तो छोटी छोटी बूंदों के रूप में एकत्रित हो जाता है, जिसके कारण उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो पित्त रस जो होता है वसा को तोड़ देता है। क्या होता है? वसा के तनाव बिंदु को तोड़ देता है, और वह छोटी छोटी बूंदों में होने के कारण यह रुधिर के साथ इसका ट्रांसपोर्टेशन या स्थानांतरण हो जाता है, और शरीर के विभिन्न भागों में चला जाता है। तो यही जो वसा होती है प्रतिकूल परिस्थितियों में ऊर्जा उत्पादन करने का कार्य करती है। और यह जो वसा होती है रुधिर के साथ क्या होते हैं? हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में, हाथ के, पैरों में, ये सब से क्या होता है? शरीर का हर एक पार्ट्स में फैट स्टोरेज होता है। जैसे इसी फैट, इसी यहाँ पे फैट एकत्रित है, और इसी फैट के कारण क्या होती है? चोट नहीं लगती है। जो आप देख रहे हैं स्पॉन्जी टाइप होता है, इसी फैट के कारण क्या होती है? चोट
मतलब आघात या इस पे चोट लगेगी तो हड्डियां कम टूटती हैं, लेकिन ऊपर मारोगे तो हड्डियों पे चोट लगती है, ठीक है। पैर के तलवों में, हिप में या शरीर में, या फैट जो होती है हमारे बॉडी को दो काम करती है। एक सबसे पहले क्या होती है, टेम्परेचर को मेंटेन करने का कार्य करती है, तापोधन का कार्य करती है। और दूसरा क्या होता है, बाहरी आघातों से रक्षा करने का कार्य करती है। वो फैट के टॉपिक में आएगा तो हम बताएंगे। और यही फैट क्या करती है, त्वचा को क्या करती है, त्वचा को सॉफ्ट बनाती है, वाटरप्रूफ बनाती है। इसी फैट के कारण पानी अंदर से बाहर तो आ जाता है, बाहर से अंदर नहीं जा पाता है, ठीक है। यह फैट जो होती है हमारे त्वचा को वाटरप्रूफ बनाती है। और इसी की मैकेनिज्म का उपयोग करके जो आर्टिफिशियल रूप से जो वाटरप्रूफ वस्तुएं बनाई जाती हैं, यह इसी के आधार पर बनाई जाती हैं। देखिए चीजें जो निर्मित हुई है कहीं ना कहीं नेचर से ली गई हैं, ठीक है। तो इसके बाद एक दो पॉइंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होता है। और इसी के बाद से होता है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। यहां से आपकी बेसिक चीजें शुरू होती हैं जो आपकी यूज होता है। हेडिंग डाल लीजिए, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट का वर्गीकरण, वर्गीकरण, इसी को क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को जहां से यूज आपको करना है या फूड मटेरियल में कहाँ कहाँ यूज होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट को, पूरे कार्बोहाइड्रेट को तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, उन्हें कार्बोहाइड्रेट को, हाइड्रेट को तीन भागों में बांटा गया है। एक क्या होता है, मोनोसेक्राइड होता है, एक होता है मोनोसेक्राइड। लिख लीजिएगा, कार्बोहाइड्रेट को तीन भागों में बांटा गया है। मोनोसेक्राइड, सेकेराइड, मोनोसेक्राइड, सेक्राइड्स। और दूसरा जो होता है ऑलिगोसेक्राइड। दूसरा क्या होता है, उसी को डाइसेक्राइड कहते हैं जो जीएस के संदर्भ में, इसी को क्या कहते हैं, ऑलिगोसेक्राइड, ऑलिगो, ऑलिगोसेक्राइड। सेक्राइड होता है कि सैकराइड होता है, सैकराइड होता है। इस पे दो मात्रा ये रहेगी ना, क्यों, नहीं सही लिखे हैं, चलिए सैकराइड। क्योंकि हिंदी थोड़ी कंफ्यूजन होने लगती है, हिंदी को लिखने में बहुत कलम उठानी पड़ती है। एक चीज सदैव ध्यान दीजिए कि जब आप हिंदी लिखते हैं आपकी स्पीड कम हो जाती है, लेकिन जब आप इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश में लिखते हैं स्पीड आपकी बनी रहती है, ठीक है। तो इसी को ऑलिगोसेक्राइड कहते हैं, ऑलिगो सेक्राइड्स। और इसी को भी डाइसेक्राइड कहते हैं, आगे हम बताएंगे इसी ऑलिगोसेक्राइड को डाइसेक्राइड क्यों कहते हैं। और तीसरा जो होता है पॉलीसेक्राइड, क्या होते हैं, पॉलीसेक्राइड होते हैं, सेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, सेक्राइड्स। यही तीन कार्बोहाइड्रेट होते हैं, क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं। अब इन तीनों के बारे में ध्यान दीजिएगा, तीनों के बारे में आपको पढ़ना, बेसिक रूप से जो क्लासिफिकेशन होता है, कौन पॉलीसेक्राइड होता है, कौन ऑलिगोसेक्राइड होता है, कौन डाइसेक्राइड होता है, कौन मोनोसेक्राइड होता है, इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। लिखना बंद कीजिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए। जितने कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, कार्बनिक यौगिक होता है। तो कुछ कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिकों में घुलनशील होते हैं, और दूसरा कुछ ऐसे होते हैं अकार्बनिक यौगिकों में घुलनशील होते हैं। कार्बनिक यौगिक समझ रहे हैं, यानी ऐसे यौगिक जो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उसे क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और दूसरा कार्बनिक यौगिक, ऐसे यौगिक जो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और कार्बनिक यौगिकों का अभिप्राय होता है
जैसे क्या होता है, पेट्रोल होता है, डीजल होता है, ईथर होता है, आपका जो ग्लूकोज होता है, ये सब क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक के अंतर्गत आते हैं। पेट्रोल, डीजल, ये सब क्या होते हैं, जितने भी आप कॉस्मेटिक यूज करते हैं, जितने भी कॉस्मेटिक आप अपने लाइफ में यूज करते हैं या दैनिक जीवन में यूज करते हैं, सब क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक होते हैं। जो साफ यूज करते हैं, जो शैम्पू यूज करते हैं, सब कार्बनिक यौगिक होते हैं। जहाँ की जो स्प्रे आप यूज करते हैं वो भी क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक ही होते हैं। तो ये इन सबों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और अकार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन नहीं पाया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसका एक बेसिक क्लासिफिकेशन है कि मोनोसेक्राइड और ऑलिगोसेक्राइड क्या होते हैं, यह अकार्बनिक यौगिकों में घुलनशील होते हैं। अकार्बनिक यौगिक जैसे जल क्या है, अकार्बनिक यौगिक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं, तो जितने भी मोनोसेक्राइड और ऑलिगोसेक्राइड होते हैं जल में घुलनशील अथवा अकार्बनिक यौगिकों में घुलनशील होते हैं तथा कार्बनिक यौगिकों में अघुलनशील होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस पर इसे लिख रहे हैं, जितने भी मोनोसेक्राइड और ऑलिगोसेक्राइड होते हैं यह जल वाटर, जल व अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक यौगिक इससे इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंड में घुलनशील होते हैं, घुलनशील होते हैं, घुलनशील सॉलेबल होते हैं, सॉलेबल होते हैं तथा कार्बनिक यौगिकों में, तथा अभी यही दोनों चल रहा है, तथा कार्बनिक यौगिकों में, कार्बनिक यौगिकों, ऑर्गेनिक कंपाउंड, यौगिक ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कंपाउंड में अघुलनशील होते हैं, अघुलनशील होते हैं, अघुलनशील होते हैं। ठीक है, तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए बस आप जानते हैं, ग्लूकोज आप लेते हैं, ग्लूकोज को लेते हैं तो क्या होते हैं, जल में घुल जाता है। तो क्या होते हैं कि जितने भी मोनोसेक्राइड है, ग्लूकोज क्या है, मोनोसेक्राइड है, और वह क्या होते हैं, कार्बन जल में घुलनशील हो जाते हैं। तो उसी को आधार मान के कर लीजिएगा कि जितने भी मोनोसेक्राइड और ऑलिगोसेक्राइड होते हैं वह क्या होते हैं, जल में वह अथवा अकार्बनिक यौगिकों में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। लेकिन जब आप इसको एक्सप्लेन करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, जहां घुलनशील लिखा हुआ है वहां अघुलनशील कर दीजिए। यानी जितने भी मोनोसेक्राइड पॉलीसेक्राइड होते हैं वह जल व अकार्बनिक यौगिकों में अघुलनशील होते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या करेंगे, अघुलनशील होते हैं तथा कार्बनिक यौगिकों में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब यहां से देखिएगा, अब आपसे एग्जाम्पल आपसे पूछा जाता है, एग्जाम्पल के रूप में पूछा जाता है कि मोनोसेक्राइड के एग्जाम्पल क्या होते हैं। मोनोसेक्राइड के यहाँ पे इसको एग्जाम्पल यहाँ लिखिएगा ना, हम आपको बता दे रहे हैं। मोनोसेक्राइड के जो एग्जाम्पल होते हैं क्या होते हैं, ग्लूकोस होते हैं। क्या होते हैं, ग्लूकोस होते हैं। और क्या होते हैं, ग्लूकोस होते हैं और ग्लैक्टोज होता है। क्या होता है, ग्लैक्टोज होता है, ग्लैक्टोज होता है। इसे दूध की शर्करा भी कहते हैं। क्या, ग्लैक्टोज को दूध की शर्करा भी कहते हैं। तो यही दो एग्जाम्पल होते हैं मोनोसेक्राइड का, ग्लूकोज और ग्लैक्टोज। इसी ग्लूकोज को ब्लड शुगर भी कहते हैं। इसी ग्लूकोज को क्या कहते हैं, रुधिर की शर्करा, जो हम पानी चढ़ाते हैं जब डिहाइड्रेशन हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं, ब्लड शुगर के नाम से जानते हैं, या रुधिर की शर्करा, अथवा इसी का कई नाम होता है। ध्यान से देखिए फिर से, इसे ब्लड शुगर, रुधिर की शर्करा, अथवा अंगूर की शर्करा कहते हैं, ग्रेप शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेप शुगर के नाम से जानते हैं। ये तीन नाम होते हैं। ग्लैक्टोज को दूध में पाई जाने वाली मोनोसेक्राइड शर्करा होती है। लेकिन जो दूध में लैक्टोज होती है वह डाइसेक्राइड। दूध में दो प्रकार की शर्करा पाई जाती है, लेकिन यह यहाँ आपको जानने की जरूरत नहीं है। दूध में जो शर्करा पाई जाती है संबंध लैक्टोज होती है, इसी के कारण दूध खट्टा होकर फट जाता है, लैक्टोज लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और यह मोनोसेक्राइड शर्करा होती है। अब यहां से देखिएगा, और मोनोसेक्राइड में कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या होती है, एक होती है,
और ऑलिगोसेकेराइड, इसी को किताबों में डाइसेकेराइड कहते हैं। तो ऑलिगोसेकेराइड का निर्माण कैसे होता है? ऑलिगोसेकेराइड का निर्माण ध्यान दीजिएगा, मोनोसेकेराइड के दो अणुओं के मिलने से। यहां पे लिखिएगा ना केवल, या C6H12O6 होता है और C6H12O6 होता है। यानी ऑलिगोसेकेराइड मोनोसेकेराइड, यह भी मोनोसेकेराइड है, यह भी मोनोसेकेराइड है, दो अणुओं के मिलने से बनता है। क्या होती है? दो अणुओं के मिलने से बनता है। और जब कोई चीज जोड़ी जाती है, ध्यान दीजिए, जब कोई चीज जोड़ी जाती है तो उनके दोनों के सरफेस को क्या किया जाता है? कुछ रफ कर दिया जाता है। रफ करने में उसके कुछ सब्सटेंस निकल जाते हैं। तो जब यह दोनों जुड़ते हैं तो क्या होते हैं? यहीं से एक कंपोनेंट निकल जाता है, जल के एक अणु निकल जाते हैं। यहां से क्या होते हैं? जल के एक अणु को निकल जाते हैं। और किसका निर्माण हो जाता है? ये क्या होता है? C12 क्या होता है? H22, और वो क्या होता है? 11। क्या होता है? वो 11 होता है। इसी के कारण ऑलिगोसेकेराइड को, इसी दो अणुओं के जोड़ने के कारण, इसी का कारण ऑलिगोसेकेराइड को डाइसेकेराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइसेकेराइड कहते हैं। और इस डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल क्या होते हैं? इस डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल क्या होते हैं? माल्टोज होता है, सुक्रोज होता है। इसी डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल इसी डाइसेकेराइड के एग्जाम्पल क्या होते हैं? माल्टोस होता है। क्या होते हैं? माल्टोस होता है। इसी को मंड की शर्करा कहते हैं। इसी का नाम क्या होता है? मंड की शर्करा होती है। और दूसरा क्या होता है? दूसरा एग्जाम्पल डाइसेकेराइड के माल्टोज होता है, और दूसरा क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज। बता रहे हैं, बता रहे हैं, अभी अभी ध्यान दीजिए। फ्रक्टोज जो होते हैं, यह डाइसेकेराइड होता है या ऑलिगोसेकेराइड होता है। इसे फ्रूट शुगर कहते हैं, फलों की शर्करा। और फलों में पाई जाने वाली जो शर्करा होती है, इसे फ्रुक्टोज शुगर कहते हैं। ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फलों में पाई जाने वाली जो शर्करा होती है वो कौन सी शर्करा होती है? फ्रूट शुगर होती है। फ्रक्टोज होता है, और इसी का नाम फ्रूट शुगर होता है। और प्रकृति में पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा फ्रक्टोज होता है। क्या होता है? फ्रक्टोज होता है। और तीसरा एग्जाम्पल होता है इसका, क्या होता है? तीसरा एग्जाम्पल लैक्टोस होता है। क्या होता है? लैक्टोज। इसे दूध की शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं? दूध की शर्करा के नाम से जानते हैं। माल्टोज का मतलब होता है, अब देखिए पूछ दिए तो मैं बता ही दे रहा हूँ। माल्टोज जो होता है, जैसे आप चना भिगोते हैं, चना भिगोते हैं, चना प्रोटीन का सोर्सेज होता है। जब चना जर्मिनेट हो जाता है, जर्मिनेट समझ रहे हैं, अंकुरित होने लगता है, और भिगोने के बाद चना जब जर्मिनेट कब होता है? जब चना भीग जाता है 10 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, जितने में वो फूल जाए, तो जब उसको पानी उसका फिल्टर कर देते हैं, और फिल्टर करने के बाद उसको जब ऐसे सामान्य एटमॉस्फेयर में रखते हैं, तो क्या होता है? धीरे धीरे उसमें अंकुर आने लगते हैं। उसी को जर्मिनेशन कहते हैं। जब चना अंकुरित हो जाता है तो उसमें प्रोटीन के साथ साथ माल्टोज भी एक मिलने लगता है। क्या होते हैं? माल्टोज भी मिलने लगता है। तो इसके जो सोर्सेज होते हैं, जितने भी माल्टोज के जो सोर्सेज होते हैं, जितने भी फलों के बीज होते हैं, फलों के अंकुरित बीज यानी जर्मिनेटेड सीड होते हैं, वह क्या होते हैं? माल्टोज के सोर्सेज होते हैं। और इसी माल्टोज का उपयोग करके क्या होती है? मदिरा बनाई जाती है, जिसे शौक से आप पीते हैं। ठीक है, जौ की मदिरा, ये सब बियर जिसे आप कहते हैं, उस अभी आगे हम बताएंगे इसको, इसमें कितने कितने परसेंट अल्कोहल होते हैं। तो जितने भी मदिरा बनाए जाते हैं, ये इसी से बनाए जाते हैं। सबसे अधिक मदिरा जौ की, अंगूर की, ये सब चीजें होती हैं। तो इसी को माल्टोज के सोर्सेज होते हैं। सामान्यतः माल्टोज को डेवलप करने के लिए क्या होते हैं? दाल को आप बनाते हैं, दाल को तो बनाते ही होंगे, और चावल को भी बनाते हैं। ये तो फंडामेंटल खाना है इलाहाबाद का। तो जब आप उसको आधे घंटा भिगो देते हो, दाल में चिकनाहट आ जाती है। दाल में जैसे आप भिगो के तुरंत धुल के रख देते हैं, लेकिन जैसे दाल में पानी डाल के उसको आधे घंटा छोड़ दीजिए, तो उसमें क्या होते हैं? उसमें चिकनाहट आ जाती है। तो वो माल्टोज डेवलप हो जाता है। क्या होता है? माल्टोज डेवलप हो जाता है। और उसको चावल में भी यही कंडीशन होती है। तो जैसे आप भोजन को, जैसे चावल को, दाल को जब आप धुल के रख देते हैं, तो उसको पकने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। जब उसी दाल को आधे घंटा 1 घंटा भिगो देते हैं, तो क्या होती है? वो दाल क्या होती है? सॉफ्ट हो जाती है और बहुत जल्दी बनती है। उसमें दो प्रॉफिट होते हैं। दाल में जब वो इससे खाएंगे तो आपको केवल प्रोटीन ही मिलेगा, चावल में खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट ही मिलेगा। लेकिन जब आप उसको थोड़ी देर 1 घंटे के लिए भिगो के, और ऐसा नहीं है कि भिगोने के बाद उसको धुल दीजिए, तब नहीं, धुल के रख दीजिए,
और उसके बाद से जितना आपको पानी डालना है वो डाल धुलने के बाद, और उसके बाद से रख देने के बाद से वो क्या होती है, उसमें प्रोटीन के साथ साथ माल्टोज भी मिल जाता है। चना खाते हैं जी, 1 घंटा 2 घंटा जितना आप रखना चाहें, मतलब मिनिमम कम से कम आधे घंटे का टाइम चाहिए जी। माल्टोज जो होता है डाइसेक्राइड होता है। क्या होते हैं? डाइसेक्राइड होता है। यह एनर्जी प्रदान करने का कार्य करता है। क्या करता है? ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। और यही जो फल होते हैं, फलों की जो शर्करा होती है, जैसे आप फल को खाते हैं, फलों में जो मीठापन आता है, इसे ही फ्रूट शुगर के नाम से जानते हैं। और माल्टोज जो होता है, माल्टोज जो होता है, यह मोनोसेक्राइड के 2 अणुओं के मिलने से बनता है। ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के मिलने से बनता है, यह माल्टोज होता है। कल इसको हम बताएंगे। और इसी प्रकार से फ्रक्टोज होता है। फ्रक्टोज होता है माल्टोज और इसके सुक्रोज के मिलने से बनता है। तो ये सब सारी चीजें होती हैं। इसी के बाद से पॉलीसेकेराइड होता है। पॉलीसेकेराइड ऑलिगोसेकेराइड, मोनो में 1 होता है, ऑलिगो में 2 होता है। और पॉलीसेकेराइड में क्या होता है? पॉलीसेकेराइड में मोनोसेकेराइड के कम से कम 10 अणु होने चाहिए। क्या होते हैं? मोनोसेकेराइड के सबसे कम से कम 10 अणु होने चाहिए। तो उसी पॉलीसेकेराइड का एग्जाम्पल क्या होता है? मंड होता है, जिसको हमने बताया था पौधे निर्माण करते हैं। तो पौधे मंड यही निर्मित भोज्य पदार्थ होता है, स्टार्च होता है। और यही स्टार्च के बाद से क्या होता है? माल्टोज होता है। और यही जो पौधे निर्मित करते हैं, इसीलिए इसको जो फल हम खाते हैं, ध्यान दीजिएगा, यह पॉलीसेकेराइड होता है। बहुत सारी चीजें होती हैं, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। तो जो हम फल खाते हैं, ध्यान दीजिएगा, फल खाते, फ्रूट को खाने से सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या होता है? एनर्जी तो मिलती है, लेकिन यह माल्टोज को हमारा शरीर डायरेक्ट रूप से एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है। इस माल्टोज को, फलों की शर्करा को खाने का अभिप्राय, फ्रूट को खाने का जो प्रॉफिट होता है, सबसे पहले लीवर उस शर्करा को एब्जॉर्ब करता है। जो हमारा यकृत होता है, उस शर्करा को एब्जॉर्ब करता है और उसको तोड़ता है। यह डाइसेक्राइड है। डाइसेक्राइड उसको तोड़ेगा तो किसके बने, क्या बनेगा? मोनोसेक्राइड बनेगा। मोनोसेक्राइड बनेगा तो ग्लूकोज बनेगा, और ग्लूकोज बनेगा तो सबसे पहले जो बनाएगा, सबसे पहले वही खाता है। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, भले आपको पता ना हो। जो चीजें कोई बनाता है वो सबसे पहले अपना इष्ट, भले आपके सामने न खाए, लेकिन उस किनारे करके रख लेता है। ये वास्तविक सत्य है। जो बनाएगा वो पहले खाएगा, टेस्ट ही करे लेकिन करेगा। या तो उसको स्टोर करके रख देगा, जब सभी को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो फिर निकाल के खाता है। ये यूनिवर्सल सत्य है। ठीक है। उसको ये सस्पेंस रहता है कि कहीं बना बनाया हुआ कहीं गायब हो गया तो फिर मेरा हाथ ही खाली हो जाएगा। ये वास्तविक सत्य है। महिलाओं की किचन की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, भले आप लोग ना बताएं, देखिए वास्तविकता छिपती नहीं है। हम लोग भी परिवार से रहते हैं, देखते भी हैं। और तो यदि अधिक मात्रा संख्या हो, यदि लीवर को पता हो जाए कि सामान्य से बॉडी के अवशोषण से, एब्जॉर्बेशन से, आवश्यकता से अधिक है, तो लीवर उसको ऐसे फ्री छोड़ देगा। लेकिन जब उसको पता हो जाए कि कम मात्रा में बना है, तो पहले स्टोर करके रख देगा और ग्लाइकोजन के अंतर्गत रख देता है। तो यही कारण होते हैं कि जब इन्फेक्शन, जॉन्डिस होता है, पीलिया, समझ रहे हैं? पीलिया रोग का सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट होता है गन्ना, और गन्ने का जूस नहीं। क्योंकि जो आप गन्ना पीते हो, तो यदि जॉन्डिस हुआ है तो थोड़ा बहुत इन्फेक्टेड होती है। क्या होती है? इन्फेक्टेड होती है। गन्ने को खेत से डायरेक्ट जब आप उसको चूसते हैं, रस को लेते हैं, तो वो सबसे पहले क्या होता है? वो तो यही होता है, डाइसेक्राइड होता है। और डाइसेक्राइड सीधे डाइजेशन में जाएगा तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो सीधे कहाँ जाएगा? लीवर को जाएगा। और इसीलिए लीवर आसानी से ठीक हो जाता है। जॉन्डिस में एक ही ट्रीटमेंट होता है, पीलिया रोग में। और कभी ना कभी मौका मिले तो कम से कम गन्ने को नहीं, कुछ तो घर के जो खाली जमीन है, गन्ने की कंडीशन होती है कि सब यूपी में सबसे अधिक मिले थी। ठीक है। इसके पहले यदि 5-10 साल पहले का रिकॉर्ड उठा के देख लिए तो पूर्वांचल में या यूपी में क्या होती थी, जॉन्डिस की बीमारी कम होती थी। लेकिन आजकल बच्चों में ज्यादा हो रही है। क्या हो रही है? जॉन्डिस बीमारी। और ये सबसे डेंजरस बीमारी होती है, संभलने का मौका नहीं देती है। एड्स या अन्य कोई बीमारी हो तो आपको संभलने का मौका देती है, लेकिन व्यक्ति को जॉन्डिस हो जाए तो उसको केयरफुली नहीं किया गया तो क्या होती है? लीवर ही बहुत सारे कार्य करता, वही डैमेज हो जाता है, जिसके कारण व्यक्ति बहुत सारे हार्मफुल होते हैं। तो यही कारण होते हैं कि जो आप फ्रूट लेते हैं, उसमें शरीर को ऊर्जा तो मिलती है सबसे ज्यादा, यदि स्ट्रांग लीवर होता है। और लीवर यदि सही है तो लीवर बहुत सारी क्रियाओं को करता है। तो इसीलिए सबसे प्रॉफिट सबसे पहले किसका होता है? लीवर का होता है। जिसके कारण लीवर स्वस्थ रहता है। और जो आप मीठा खाते हैं, गुड़ खाते हैं, सब बॉडी को बाद में मिलता है, उसको पहले तुरंत एब्जॉर्ब लीवर करता है, उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। बहुत सारे फंक्शन होते हैं वहां पे, जानने के लिए बहुत सारी मैकेनिज्म होती है, क्रियाएं होती हैं। ठीक है, इतना रहने दिया जाए। चलिए, चूंकि क्लास जो होती है कम से कम 2 घंटे की होनी चाहिए, लेकिन आप 2 घंटा पढ़ ही नहीं पाते हैं।
कल 7:30 से 2 हो जाता है तो 12 बज जाता जी 12 बजे 2 घंटे से पहले होता है। अभी क्लास होगा कुछ ही दिन की बात है, पढ़ लीजिए। 12:30 तक कोई 2 घंटे की सबसे होगी अब दीपावली बाद ट्राई कम किया जल्दी से। ये फूड मटेरियल में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि चीजों को उसके बाद से एक्सपायरी डेट और सेल जो होते हैं, एक दो दिन की क्लास होती है, क्योंकि ये पूरा यही बैकबोन आपके जो जीके के लेवल पे जो क्वेश्चन आते हैं इन्हीं बिंदुओं से आता है, बहुत सारी पूरी बायोलॉजी नहीं आती, क्लासिफिकेशन बहुत कम छूता है आपसे जो क्वेश्चन बनते हैं।
हाँ, हमारे ही नहीं आ रही। वो डीसी लिंक से क्यों है? हम्म। चलिए आज हम लोगों को देखना क्या था, पहले ये देखते हैं, फिर नोबेल पुरस्कार सब बांटे जा चुके हैं। हाँ, उसको आज अपडेट करना है पूरा, और भारत के संदर्भ में भी देखना, ठीक है। नहीं दिया गया अभी। हम्म। वो सर वो एक नाम तो याद हो गया, पीस वाला बचा दो बस, बचा दो वाला नाम आया। चलिए आज हम लोग यूरोप में देखते हैं, यूरोप की पहले पॉलिटिकल वो देखते हैं, यूरोप पॉलिटिकल। वो खुला है, मैप सबके पास तो होगा नहीं। मैप दिख रहा है। देखिएगा इधर आइए, ये आइसलैंड रेक्साविक, ये दिख रहा है, आइसलैंड रेक्साविक। नॉर्वे, हाँ यूरोप, नॉर्वे, डेनमार्क, आयरलैंड, डबलिन, लंदन। इसमें देखो, जितने भी आप इंडेक्स पढ़ते हो, तो क्या लोग कह रहे हैं इंडेक्स, जितने भी इंडेक्स पढ़ते हो, कौन से हैं? नहीं, भूख सूचकांक में, लोकतंत्र में, विकास में, पर व्यक्ति उसमें, हैप्पीनेस वाला, डेमोक्रेटिक वाला सब पढ़ते, उनमें सब में नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, नंबर 1 जो फिनलैंड। हाँ फिनलैंड, यही तीनों रहते। ऐसा क्यों? ठंडी जगह रहते हैं, दिमाग ठंडा रहता है। यहाँ पे क्या है कि पॉपुलेशन कम है और संसाधन, पॉपुलेशन कम है, संसाधन ज्यादा है, ठीक। और जैसे कहा, दिमाग ठंडा रहता है, तो लोग अपने जब दिमाग ठंडा रहता है तो काम में थोड़ा सा गति लाते हैं, काम बहुत मन से करते हैं, है ना। गर्मी में आपसे काम होता है? नहीं होता है, तुरंत ऐसे में घुस जाते हैं, अगर नहीं लगी हुई तो। कूलर नहीं लगाया तो, मतलब गर्मी में आप लोग ठंडे, यहाँ तो 9 महीने, करीब 9 महीने 10 महीने तो हम लोग परेशान रहे गर्मी है ना। और मान लो मार्च से हम लोग शुरू हो जाते हैं, और अक्टूबर, अब तो अक्टूबर भी देख लो ये हालत है, अक्टूबर 15 16 हो गई, 15 हो गई, ये हालत है, लग नहीं रहा कि कहीं से अक्टूबर का महीना है। ये पहले हुआ करता था कि थोड़ा थोड़ा ठंडी आने लगती, तभी लगता नवंबर जाएगा, 15 नवंबर तक, है ना। तो वो भी एक फैक्टर होता है, क्योंकि जो ठंडे प्रदेश होते हैं, कोई भी हो, उसमें देखिए कि जो अवेलेबल चीजें होती है, जो ज्यादा अवेलेबल चीज होती, ताकतवर चीजें जो होती है, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो आपके फ्रूट्स हो, कोई भी चीज होगी, वो ठंडे प्रदेश में ही ज्यादा होते हैं।
कोई भी चीज, ठीक है। गर्म प्रदेशों में सिर्फ पेट भरने वाली चीजें होती, न्यूट्रिशन बहुत कम होता, तो इसलिए इनका योगदान भाई। अब जैसे केसर है, केसर अपने यहाँ तो नहीं होने वाला है, कश्मीर में हो सकता है, 12 महीने वहाँ ठंडी रहती, नॉर्वे में हो सकता है, बेस्ट अच्छा से अच्छा हो। केसर कितना महंगा है, बहुत चीड़ की लकड़ी, देवदार की लकड़ी, सागवन की लकड़ी, है ना, सब बड़ी कीमती लकड़ी। तो भाई अब मान लो 10 पेड़ खड़े हैं बड़े, एक उदाहरण है, 2 लोग उसके यूजर हैं, तो अब 10 पेड़ खड़े हैं, 2 लोग यूजर हैं, और 10 पेड़ बिक गए, पता चला 10 लाख रुपए, 2 लोगों में 5-5 लाख रुपए। अपने यहाँ देख लो, अपने यहाँ देख लो, बाकी दुनिया में जाने की जरूरत नहीं है। अपने यहाँ कौन से पेड़ होते हैं, यूकेलिप्टिस, बांस, अबेगा। है ना, फिर वो कुछ आम वगैरह हो जाते हैं, नीम हो जाती है, शीशम, शीशम को बहुत मुद्दत के बाद होता है, महुआ हुआ, है ना, अमरूद हो जाता है, बेर हो जाता है। अब इनकी लकड़ी किस काम की, बहुत रेयर में काम आती है, लगाते नहीं जल्दी से, लेकिन मजबूरी में लगा देते, तो उसी हिसाब से उनकी कीमत होती, 3,000-4,000 का पेड़ मिल जाता, ढेर हो जाती लकड़ी। अब उसमें भी एक पेड़ में 5 भाई साझेदार है, एक पेड़ में 5 भाई साझेदार। अब वो पेड़ बिका, पता 5,000 का, 5 भाई में कितना कितना आया, 1,000 है। वहां पे 2 लोग थे, उनको कितना आया, 5-5 लाख। तो इकोनॉमी स्थिति किसकी अच्छी होगी, ठीक है, आपकी नहीं अच्छी। तो ये नॉर्वे की राजधानी, ओस्लो डेनमार्क की, कॉपरहेगन और ये ब्रिटेन का मामला जाता है, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, है ना, ये दिख रहा है। ये जो बीच में ये क्या है, ये जो बीच में जो दिख रहा है ये क्या है, ये तो आपका उत्तरी अटलांटिक। ये कौन सा है, ये वाला, ये कौन सा, ये जो डिवाइड कर रहा है अफ्रीका से यूरोप को, ये वाला, ये देखो ना, ये दिख रहा है ना, ये कौन सा, बाल्टिक सागर है पक्का। मैड्रिड के नीचे देखो, स्पेन के, ये रबात, अल्जीयर के ऊपर ये नीला नीला दिख रहा है, जहां नीला देखे वहां मानो पानी है। हाँ, जिब्राल्टर, ये तो जिब्राल्टर जल संधि होगी, जिब्राल्टर अलग कर रहा है, ठीक है, जल जल संधि, अलग करता है, लेकिन जल संधि है ना, जिब्राल्टर जल संधि। तो इस अटलांटिक महासागर के जल को किस महासागर के जल से मिलाता है, ओ सॉरी, भूमध्य सागर इधर, हाँ हाँ, ठीक है, वो मध्य सागर से, ये हो गया, ये यहाँ से ये डिफरेंट करता, ठीक है। तो ये भी इतने देश कौन है, नॉर्वे हो गया, डेनमार्क हो गया, जर्मनी हो गया, पेरिस हो गया, आयरलैंड हो गया, और ये आपका पुर्तगाल हो गया, ठीक है। पुर्तगाली आए थे ना सबसे पहले अपने देश में, ये देखो, ये भारत में सबसे पहले आने वाली शक्ति, और सबसे पहले जाने वाले कब गए थे, 1962 में बनाया गया था, जाने गए थे, ठीक। अरे पूरा उन्हीं का ही है, वो बेचारे सीधे साधे थे, ठीक। अब देखिए, उसके बाद आइए, ये देखिए यहाँ पे भी, फिर ये स्वीडन आइए, नॉर्वे के बगल में ये स्वीडन है, फिर उसके बगल में फिनलैंड है, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी, नॉर्वे की राजधानी स्वीडन, नॉर्वे की राजधानी
ये बीच में कौन सा सागर घुसा हुआ है? ये बाल्टिक बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर। बाल्टिक सागर। ठीक। अब इसके बगल में एस्टोनिया, लातविया, Yes, sir. बेलारूस, बेलारूस, पोलैंड, जर्मनी। पोलैंड, जर्मनी। जो वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हो तो यही पोलैंड, जर्मनी, बेलारूस है ना। अभी यूक्रेन रूस चल रहा है ना, ये रुक के ये देखिए, यूक्रेन के बगल में ये कौन सा लाल सागर है, काला सागर है, हाँ? ब्लैक सी। ब्लैक सी, काला सागर है ना, ब्लैक सी, यूक्रेन। अब किससे चल रहा है? रूस से चल रहा है। रूस की राजधानी मॉस्को देखिए यहाँ पे, ये यूरोप में पड़ता है। ठीक है, तो ये यूक्रेन मॉस्को का चल रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे रोमानिया, ठीक, इटली, ये इटली है, ये तुर्की, ये तुर्की है ना ये। ये भी इसका कुछ पार्ट भी यूरोप में है कि पूरा यूरोप में है? पूरा यूरोप। है कि एशिया में है? कुछ भाग इसका एशिया में है। हाँ, ये एशिया में है। बुल्गारिया से टच हो रहा है तो द्वीप में वाला पार्ट भी। काला सागर, ठीक है। ब्लैक सी भी डिवाइड करता है एशिया और यूरोप को। तब सर इसका में कोई ऐसे ना। ठीक, यूरोप और यहाँ पे ब्लैक सी और जो ये ना इधर वेस्ट बहुत बड़े बड़े यहाँ पर निकला ये ना अब देखिए ये इतना आपका, अब इधर फिर अपना एशिया शुरू हो जाता है ये सब। ठीक है, तो इसमें अब आपको ये देखना है। अब जैसे मान लो, बहुत छोटा सा है सवाल, छोटा सा, अच्छा एक है। अब अगर मान लो वो सुमेलित करवा दिया, बाय द वे मूड हुआ एग्जामिनर का बना दिया, क्योंकि अभी 400 जो एक्सपर्ट थे वो लोक सेवा आयोग उनको भगा रहा है, वो कामचोर थे। अब 400 की जगह नए आएंगे 400, वो पेपर बनाएंगे, तो पेपर की एथेंटिसिटी अच्छी होगी और सवालों का नया पैटर्न होगा। अभी से बता दे रहे हैं, ठीक है, अभी से बता दे रहे हैं, बाद में न कहे। किसको देने वाले हैं मतलब? आएंगे वही, मतलब दूसरे लोग रहेंगे, अब वो लोग नहीं रहेंगे तो पुराने रहेंगे। मतलब अब नए आएंगे तो नए विचारधारा के आएंगे, नए तकनीक के आएंगे, नए शोध के आएंगे, तो नए तरीके से पैटर्न, बिल्कुल बिल्कुल नए पैटर्न के सवाल आएंगे, है ना। तो सब कुछ बदलने वाला है, लेकिन रहेगा वही सब कुछ। अब जैसे कभी आपने नहीं देखा होगा, इतना आपने प्रीवियस ईयर सवाल किए होंगे, कभी आपने नहीं देखा होगा कि उसने कभी इस तरह से पूछा हो। जैसे मान लो, अब इसमें लिखने की प्रॉब्लम है तो मैं बता देता हूं कि उसने दे दिया निम्नलिखित महाद्वीपों में देशों की संख्या के अनुसार सही कौन सुमेलित है ना, सही कौन सुमेलित है, किसके अनुसार? कॉन्टिनेंट है ना। अब उन्हें दे दिया यूरोप, उसने दे दिया अफ्रीका, एक तरफ देश कॉन्टिनेंट, सॉरी, वो दे दिया आपका महाद्वीप, दे दिया यूरोप, दे दिया ओशनिया, दे दिया ऑस्ट्रेलिया, दे दिया एक तरफ एशिया, दे दिया। अब आगे जो है कंट्रीज लिख दिया कि इसमें इतने देश, इसमें इतने देश, इसमें इतने देश, इसमें इतने देश। कौन सुमेलित नहीं है? तो अंटार्कटिका में कितने देश है? एक कौन नहीं। और आर्कटिक में, ऑस्ट्रेलिया में कितने? ठीक, 14। ठीक, इस तरह से करके उसको फिल करना है। मूड चेंज हो गया, बना दे, क्योंकि बच्चे ध्यान नहीं देते। एशिया में कितने देश है? यूरोप में
44 है। कहाँ देख रहे हो? कौन सी लिया तू? राष्ट्रीय एटलस है ना? हाँ उसमें दिया हो। क्यों? तो 44 होगा, अपडेटेड है 44 होगा। अरे वो क्या देख रहा है? फिर उसके बाद 53, अफ्रीका में 54 है। ये सब आंकड़े लिख लेना है, क्योंकि देखिए इसको हम दो नजरिए से देखते हैं। एपीओ के एग्जाम को हम दो नजरिए से देखते हैं। पहला नजरिया ये होता है कि हाई स्कूल स्टैंडर्ड का जीएस मान लेते हैं, तो अगर उस नजरिए से पूछेगा तो इस तरह के सवाल पूछ देगा। अगर थोड़ा हाई नजरिए से पूछा तो सुमेलित करवा देगा, मैच करवा देगा, कथन कारण दे देगा। तो आपको सारी चीजें मैच द फॉलोइंग, तो आपको सारी चीजों से अवगत रहना चाहिए। नहीं, अवगत रहने का मतलब ये होता है कि जैसे कोई चीज आप अपने से खोज सकते हो, तो खोजने में टाइम, जैसे अभी हम कहें कि जाइए आप कटरा में फला दुकान से फला चीज लेके आइए, तो आपको पहले तो खोजना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, लोगों से मिलते मिलाते खोजते टाइम लगेगा। फर्क यही होता है, टाइम लगेगा। लेकिन अगर हमने कहा कि नहीं, तुम यहां से सीधे वहां जाओ, वहां से दाहिने मुड़ जाना, मिल जाएगा, टाइम नहीं लगा आपका। तो सबसे बड़ी चीज पढ़ना नहीं होता, सबसे बड़ी चीज होती कि सवाल के नेचर को पहचानना होता कि यहाँ पे क्या हो सकता है। अब जब तक पढ़ते रहते हैं थोड़ा कम दिमाग काम करता है ना, अपने से थोड़ा सा कम चीजें बनती है, इसीलिए टीचर होता है। टीचर जो होता है वो यही करता है कि आपको उन उन एरियाज पे हिट कर देता है कि बेटा ये चीजें है। बनना सवाल यही से। अब आप बना सकते हो तो बना लो, पढ़ सकते हो तो पढ़ लो, पढ़ना आपको है ना। तो किताबें आपकी हमारे पास कितनी देर रहती है? आप हमारे पास कितने देर? 4 घंटे रहते हो, उसके बाद 20 घंटे तो अलगे रहते हो ना। वो 20 घंटे में एक बार दो बार पढ़ लो। तो वो कई चीज उसमें है, उसमें लैंडलॉक कंट्रीज वगैरह भी है ना अभी। तो अब इसमें जो लाल सागर, काला सागर और भूमध्य सागर, ये देखो लाल सागर जो है ये किससे किसको अलग करता है, कभी कभी सवाल आ जाता है। ये यहाँ दिख रहा है ना, ये एशिया को अफ्रीका से अलग करता है। ये लाल सागर, ये यहाँ पे ये देख रहे हैं ना पूरा, ये लाल सागर पूरा, जहाँ पे ब्लू पार्ट है पूरा, ये लाल सागर है। काला सागर आपका यहाँ पे ही। फिर कभी कभी पूछ देता है निम्नलिखित कौन सा देश लाल सागर के तट पे नहीं है। हाँ, तो अब दे दिया, मिस्र दे दिया, सऊदी दे दिया है ना, सूडान दे दिया, यमन दे दिया। हाँ, उसके बाद वो कुछ भी देश, इरिट्रिया दे दिया। तो अब जो आपको पता है कि ये देश है इसके पड़ोसी, तो थोड़ा सा देख के ध्यान दे लो, पढ़ लो, समझ लो, है ना। तो ये आ गया। अब देखिए इसका जोग्राफिकल, इसका जोग्राफिकल है यूरोप का। हम्म ये जोग्राफिकल है, देखिए जॉलैन पर्वतमाला ऊपर टॉप पे देखिए यहाँ पे, स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप। अब ये स्कैंडिनेवियन प्रायद्वीप में कौन कौन कंट्री देखो जरा। हाँ ठीक, ये है, ये स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, ये यहाँ पे बेरिंग, ये क्या है, बेरिट्स क्या है, नहीं नहीं ये बाल्टिक नहीं है, ये बेरिंग तो यहाँ पे होगा ना, वो वहाँ पे। ठीक, ये क्या लिखा हुआ है दिख रहा है? यूराल पर्वतीय, देखिए ये किसको किससे अलग करता है यूराल पर्वत। यहाँ से भी पहचान सकते हो यूराल पर्वत।
ठीक, यूराल पर्वत रूस की उच्च भूमि है ये। कार्पेथियन पर्वतमाला ये यहाँ पे यूरोप पे। तो इसको कैसे पढ़ना, जैसे यूरोप में कार्पेथियन पर्वतमाला, यूराल पर्वतमाला ये कहाँ पे है, तो अब एक जगह अपने यूरोप लिखा, 3 4 तो लिख लिया। 3 4 लिख लोगे तो 2 एक साथ में आ जाएंगे। अब सब इकट्ठा रटोगे तो हो सकता है गड़बड़ हो जाए। तो बड़े बड़े जो है उनको रट लो। ठीक, अब उसके बाद और कुछ दिख रहा है, आल्पस का, आल्पस क्या है, आल्पस। ठीक, ये यूरोप में है, ये आल्पस। ठीक, बाल्कन, अनातोलिया का पठार, ये पठार में आ जाइए। एल्ब्रुस शिखर, ये है एल्ब्रुस शिखर। कॉकेसस, कॉकेसस पर्वत यहाँ पे, ये कॉकेसस पहचान लो अभी, पढ़ना फिर अपने जा घर में। पहचान लो भी, अनातोलिया का पठार, एल्ब्रुस शिखर, कॉकेसस, यूराल पर्वत। ये एक एक दिन मैंने इसीलिए कहा था ना कि एक एक दिन एक एक महाद्वीप लीजिए तो याद हो जाएगा। कभी आप लोग देखते नहीं हो, इकट्ठे से बैठते हो इकट्ठे देखेंगे, एक एक करो, सब याद हो जाएगा। याद ही नहीं करते हो, करते हो, पढ़ते हो आप लोग, याद नहीं करते हो। तो ये चीज समझ देखना तो है कि कहाँ पे कौन सी चीज है। जब रटेगा तब ना, काकेसस कहाँ पे है, यूराल कहाँ पे है, तो दिमाग में डालोगे ना तब फटाफट सीन चलेगी, तब पता चलेगा ना। फिर इसको, इसमें कोई घास का मैदान है यूरोप में, कौन सा है घास का मैदान कोई है यूरोप में? हम्म, यूरोप में है कोई? स्टपीज कहाँ पड़ता है, स्टपीज? है स्टपीज। और कौन सा है? हाँ, और कोई नहीं है? ठीक, विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी है? डेविस जल संधि है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है शाल्टो एंजिल, वेनेजुला। ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, शांटो एंजिल। हाँ, और डेविस जल संधि ये है विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि है। हाँ हाँ, स्टेट बोलते हैं उसको। ये जो वाटरफॉल जो होता है। ठीक, हो गया ये स्टेट। ठीक, और कुछ इसमें? अभी इसमें देखो, अगर पढ़ना हो तो एटलस में बहुत अच्छा दिया होगा, बहुत शॉर्ट में दिया है, बस हाँ उतना ही आप पढ़ लो। हाँ, वो पूरा उसका जियोग्राफिकल और वो जो आंकड़े जो है, किस जगह पे कौन सी चीज पैदा होती है, बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, बहुत अच्छा दिया हुआ है। उतना ही रट लो, बहुत है। ठीक है, उतना ही उसको रट लो, उसमें सारा जीएस मिल जाता है आपको, अच्छा वाला जो स्टैंडर्ड होता है एटलस में। मेरे पास वो पुरानी है, नई वाली पता नहीं कहाँ मिल ही नहीं रही है। ठीक, और मैं उसको संजो के रखा था, पता नहीं कहाँ गायब हो गई। ध्यान रहा था कि बहुत मुश्किल मिलेगी, यहाँ पे आउट ऑफ वो हो गई है, प्रिंट हो गई, अब नहीं मिलती यहाँ पे। ठीक, आइए उस पे कुछ एक्सरसाइज पे आइए जरा। कन्हैया वाले क्या? हाँ, हो सकता है। क्या हुआ? चलिए, पहले भारत में नोबेल पुरस्कार विजेता पहले देखो।
भारत के कौन कौन है? पुराने ही तो पहले भारत में देखो, भारत में अभी तक कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार मिला और किन किन क्षेत्रों में मिला? कितने क्षेत्रों में मिलता है नोबेल? 6। पहले वो 6 क्षेत्र अलग करिए आप। कौन कौन से क्षेत्र हैं? साहित्य लिखो, साहित्य, शांति, साहित्य शांति, भौतिक रसायन, किसका? अच्छा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन चिकित्सा, और आर्थिक इकोनॉमी। हो गया 6 क्षेत्र। अब जब हम भारत में देखते हैं तो भारत में हमको साहित्य में मिल चुका है। कब मिला था? पहले भारत के लिख लो, 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर। फिर भौतिकी में 1930 में सीवी रमन। सीवी रमन। चिकित्सा में 1968 हरगोविंद खुराना। शांति 1979 मदर टेरेसा। अब भौतिक में सीवी रमन लिखे हो ना, उसी में एक नाम और जोड़ दो, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, 1983 79 1970 सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। फिर रसायन में वी.आर. रामकृष्णन। अर्थशास्त्र में अमर्त्य सेन। अर्थशास्त्र में अमर्त्य सेन, 1998। अभिजीत बनर्जी, 2019। अभिजीत बनर्जी और अमर्त्य सेन, ये दोनों को 1998 2019। कैलाश सत्यार्थी, शांति, 2014। शांति 2014, कैलाश सत्यार्थी। अब ये देखिए इसमें किन कौन सा ऐसा क्षेत्र है जिसमें भारत को नोबेल नहीं मिला है? सब में मिल चुका है ना? आ गया निकल के सवाल। अब ये सवाल देखिए कि किस क्षेत्र में भारत को 2-2 बार मिला है, वो क्षेत्र चिन्हित करिए। पीपीई, फिजिक्स, पीस और इकोनॉमी, 2-2 बार मिला है। ठीक है। हाँ। बी.एस. नायपाल। हम्म तो यहाँ पर है ही नहीं। नहीं, वो उनकी शायद वो संदिग्धता थी उनकी सिटीजनशिप। ठीक है, तो इसलिए उनका नहीं जोड़ा गया यहाँ पे। तो अब ये पता हो गया ना, अब आएगा सवाल गलत तो नहीं करोगे? क्योंकि कुछ भी हो सकता है, वो नया ना पूछ के पुराना पूछ सकता है। नहीं नहीं, वो यहाँ पे नहीं। अब जैसे देखो, अब यहाँ पे कभी कभी कंट्री पूछ देता है, कभी कभी वर्क फील्ड भी देख लेता है। तो वर्क फील्ड में क्या होता है, तो यहाँ पे अब नए वाले में देखिएगा आप, शांति में किसको मिला है? नहीं, 2025 मारिया कोरिना मचाडो। मचाडो, मारिया कोरिना मचाडो किस देश की है?
वेनेजुएला, वेनेजुएला की है। वेनेजुएला की राजनेता है ये, ठीक है। अब यही भी शांति पुरस्कार से संबंधित जब बात चली तो एक बात और आपको बता दें, बहुत शायद अभी आप लोगों ने ध्यान वहां तक न दिया हो। जेन जी क्या है? जेन जी क्या है? जनरेशन है। जेन जी किसको कहा जाता है? 97 के बाद 1997 के बाद पैदा हुए जो युवा है उनको जेनजी बोला जाता है। इन्होंने अभी 3 जगहों पे सरकार की ऐसी तैसी कर दी है। मेडागास्कर मेडागास्कर पहला नेपाल है, दूसरा पहला 2024 में बंगाल है, पश्चिमी बंगाल नहीं, वो बांग्लादेश, बांग्लादेश बांग्लादेश है। शेख हसीना को उड़ाया उन्होंने 2024। दूसरा नेपाल, सितंबर था ना, सितंबर 2025। वहां पे प्राइम मिनिस्टर कौन था? ओली, क्या नाम था उसका पूरा? कृष्णपाल ओली, कृष्ण प्रकाश ओली, क्या नाम था? उनकी सरकार को गड़ा। अभी मेडागास्कर में कल या परसों में हुआ है, भाग गया वो भी छोड़ छाड़ के। सितंबर में शुरू हुआ था, धीरे धीरे आज कल भाग गया वो। खड़गा प्रसाद शर्मा होगी। ये 3 जगहों पे जेनजी का प्रभाव हुआ। जेनजी और कहीं नहीं अभी। 1997 के बाद जन्मे बच्चों को यानी युवा जेनजी बोला जाता है। ठीक है। तो ये अमूमन छात्र जीवन में है अभी सब। ठीक है, तो ये हो गया। अब शांत हो गया, ये भी एक हो गया आपका। एरम, एरम है कि नहीं? हाँ एरम है। तो ये पता था तीनों चारों जेनजी वाला? मैसेज करके बताना। इसमें जैसा मैं एरोप्लेन में बैठा हूँ, है ना? हाँ सीटे सीट लगी। हाँ ठीक, चलिए अब आइए शांति के बाद साहित्य में आइए। साहित्य का पुरस्कार 2025 लिटरेचर अवार्ड, लास जलो, हाँ, काजना होरकाई, लास जलो काजना होरकाई, काजना होरकाई। हंगरी के लेखक हैं ये, हंगरी के। हाँ हंगरी। भूखे तभी लाश जल रही। हाँ खाजना होरकाई। होरा जानते हो आप लोग? होरा, हाँ चना का, हाँ चने का जो होता है। हाँ। अब जो भूखा होगा, हंगरी होगा, वो होरा जला नहीं खाएगा तो मर जाएगा, लाश बन जाएगा, है ना? अब याद रहेगा। ठीक है, हंगरी का है। ठीक है, अब आइए रसायन पे। रसायन पे, ये रसायन पे केमिस्ट्री। सुसुमु, सुसुमु कितातावा, हाँ कितागावा, जापान। हाँ रिचर्ड रॉबसन, यूके। उमर एम यागी, जॉर्डन के। रिचर्ड रॉबसन यूके के। हाँ उमर एम गॉबी, यागी, योगी, जॉर्डन। कभी कभी क्या होता है कि इसी में सवाल ज्यादा नहीं दिमाग लगाता वो, पूछ देता है निम्नलिखित रसायन के क्षेत्र में नोबेल प्राप्त पुरस्कार विजेताओं के देश से संबंधित नहीं है। अब 3 तो मैच कर रहे हैं, ये से वो से, एक उल्टा कर देगा। हाँ? रिचर्ड रॉबसन यूके के। आर्थिक इकोनॉमी में
जोएल मोकिर, एक सवाल रहेगा इससे पक्का। जोएल मोकिर, यूएसए, और इसलिए 8 नंबर वाले आर्थिक आर्थिक में, इकोनॉमी, 10 नंबर यूएसए, यूएसए जोएल मोकिर। फिलिप अगियन, फिलिप अगियन, हाँ अगियन, फ्रांस, लिखा ना, लिख लो 3 लोगों को। पीटर हावर्ड, ये लोग बहुत ज्यादा थी। कनाडा, इसमें सब में तीनों को, पीटर हावर्ड, कनाडा। आना साहित्य से और उसी से है फालतू, लेकिन फिर भी लिख लेना। हाँ हाँ उसी से आएगा। हाँ, पहले तो सवाल क्लियर रहता है। भौतिक में आइए। अच्छा हो गया इधर, आर्थिक हो गया। पीटर हाइवेट, कनाडा। फिजिक्स में आइए, फिजिक्स, जॉन क्लार्क, जॉन क्लार्क, यूके। ये लेटेस्ट खोज तो देते कि पुरानी कर देते हैं। सब नवीनतम पे होता। मिशेल एच डेवोरेट, मिशेल एच डेवोरेट, फ्रांस। जॉन एम मार्टिन, यूएसए, जॉन एम मार्टिन, यूएसए। अब लास्ट मेडिसिन में आइए। मैरी ई ब्रूनको, मैरी ई ब्रूनको, यूएसए। फ्रेडरिक जे रामसडेल, फ्रेडरिक जे रामसडेल, यूएसए। फ्रेडरिक जे रामसडेल, यूएसए। सिमोन साकागुची, ये सब मेडिसिन के हैं, फिजियोलॉजी भी बोलते हैं उसको। नहीं नहीं, ऊपर क्या, ऊपर के दोनों यूएसए के हैं। सिमोन सागागुची ये जापान के हैं। हाँ, अब ये सवाल ये बन सकता है कि 2025 के 2025 के नोबेल पुरस्कार विजेताओं में कौन से देश की सबसे ज्यादा भागीदारी है। ठीक, यूएसए की। यूएसए कितना, 3 है क्या, 4 है। फिर उसके बाद तो जापान भी तो 2 है, और सब 2-2 है। 3 नहीं है किसी का, 3 नहीं है किसी का। वेनेजुएला और हंगरी दोनों का वो तो अलग ही है। वो अलग ही है। हाँ। सर ये कनाडा लिखवाया था ना पीटर हॉबिट, लेकिन वो यूएसए नहीं क्या? कनाडा में निकाल के आया था, मैंने तो कनाडा बोला ही नहीं। एक पीटर हॉबिट, हाँ है, आर्थिक वाले में ना। पीटर हॉबिट का वो यूएसए था। यूएस का है, चला गया। हो सकता वहां रह रहा हो इसलिए दिया हो। यूए हाँ, अपने हो जाते हैं। भारत को नहीं मिला ना किसी क्षेत्र में। चलिए, अब ये आप लोग, अब कौन सी संस्था इसको देती है, वो अपना जो बच्चों वाला है, ठीक, नोबेल पुरस्कार का इतिहास पढ़ लेना। ठीक, बस बस, के और कुछ।
जेनजी वगैरह सब